हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा किस तरीके से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और फीमेल गेमेटोफाइट को ही एक और नाम दिया जाता है, दैट इज एम्ब्रियो सैक। चलिए थोड़ा सा फीमेल गैमेटोफाइट को डिस्कस कर लेते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट का क्या मतलब होता है? एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसके ऊपर, अच्छा गैमेटोफाइट को अभी मैं डिफाइन कर रही हूँ। गैमेटोफाइट मतलब एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसके ऊपर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो, राइट। और हमको पता ही है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो उसके लिए गैमेट्स का बनना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, हम फीमेल गेमेटोफाइट बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये एक ऐसी प्लांट बॉडी होगी जिसके ऊपर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और फीमेल गेमेटोफाइट को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज एम्ब्रियो सैक। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए जो डिस्कस करने के लिए वो क्या है कि ये फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ये होगा ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये डेवलपमेंट होगा किसकी मदद से? ये होगा मेगास्पोर की मदद से। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में समझाया था। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या था? मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का बनना फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, राइट। और जो 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बनी थी उसमें से 3 डीजेनरेट कर जाती है और बस एक ही फंक्शनल या लिविंग रहती है। तो वो जो एक बच जाती है वही आगे चल के पूरे फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। और यहीं से ही हमें हमारा डिस्कशन स्टार्ट करना है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्या बना रखा है, ये है फंक्शनल मेगास्पोर। कौन सी? ये वाली, राइट। और इसके नीचे जो आपको ये 3 लाइंस नजर आ रही है वो क्या है? ये मैंने आपको इंडिकेट करने की कोशिश की है उन 3 फीमेल या उन 3 मेगास्पोर्स को जो कि डीजेनरेट कर चुकी हैं, क्योंकि हमें पता है एक मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस करने से 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगी, पर सिर्फ एक ही फंक्शनल या लिविंग रहेंगी और ये बाकी 3 जो है वो डीजेनरेट कर चुकी है। उसी को ही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और ये भी हमें नहीं भूलना है, जो फंक्शनल या लिविंग रहती है वो किस तरफ होती है? वो ओव्यूल में चालेजा की तरफ रहती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे चालेजा लिखा है। माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 होती है वो डीजेनरेट कर जाती है, यानी ये। तो ये वाला जो साइड है आपको क्या मान के चलना है? ये वाला साइड क्या है? ये वाला साइड चालेजल है और ये इधर वाला क्या है? माइक्रोपाइलर है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बची हुई है, यही एक फंक्शनल मेगास्पोर पूरे के पूरे फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, ये चीज भी आपको नहीं भूलना है कि ये फंक्शनल मेगास्पोर का प्लॉइडी क्या रहेगा, क्योंकि ये मेगास्पोर मदर सेल से बनी है, इसका मतलब ये मियोसिस करके बनी है और मियोसिस करने के बाद प्लॉइडी जो है वो क्या होगी? वो रिड्यूस होगी। रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है मियोसिस को। तो हमें पता है मेगास्पोर मदर सेल 2n थी और बनने वाली जो मेगास्पोर्स होंगी वो n होगी। तो प्लॉइडी को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो प्लॉइडी में कैसी है? वो n है। इन प्लॉइडीज का बिल्कुल ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको प्लॉइडी लेवल पे कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आप वहां पे कोई गलती ना करें, इसलिए प्लॉइडी का हमेशा ध्यान रखें। आप कोई भी टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में कोई भी टॉपिक पढ़े, चाहे वो मेगास्पोरोजेनेसिस हो या एंथर का डेवलपमेंट हो या कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक या मेगाजेनेसिस, इन कोई भी टॉपिक या कोई भी सेक्शन पढ़ते समय प्लॉइडी का विशेष कर ध्यान रखें। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी चालिसल फंक्शनल मेगास्पोर है। सबसे पहले इसमें क्या होगा? ये हेप्लॉइड है और इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? एक सेल से 2 सेल बनती है, या यूं कहें कि एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाता है। माइटोसिस के अंदर प्लॉइडी चेंज नहीं होती, प्लॉइडी मेंटेन रहती है। तो अगर ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, अगर ये n है और ये माइटोसिस करेगी तो बनने वाली जो सेल्स होंगी वो भी प्लॉइडी में n ही रहेंगी, इस बात का ध्यान रखना।
इस पूरे डेवलपमेंट में एक और चीज आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि यहाँ जैसे जैसे माइटोसिस होगा वैसे वैसे माइटोसिस होने के दौरान सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन साइमल्टेनियसली जो है उसके साथ साथ में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस तो चलेगा और कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ में साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियसली नहीं होगा, यानी कि एक साथ नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि यही एक फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो 3 बार माइटोसिस डिवीजन शो करता है। एक चैलेंजिंग फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो 3 बार माइटोसिस शो करेगा और वो जो न्यूक्लियस है इसका मतलब 3 बार डिवाइड करेगा और तीनों बार सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही होगा, कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। 3 बार माइटोसिस होने के बाद 3 बार जब माइटोसिस हो जाएगा, 3 बार जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा उसके बाद जाके साइटोकाइनेसिस होता है। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखिएगा और बाकी डायग्राम में तो मैं आपको ये पॉइंट आउट कर ही दूंगी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3 माइटोसिस कंप्लीट होंगे यानी 3 कैरियोकाइनेसिस होंगे, उसके बाद जाके साइटोकाइनेसिस होगा। देखिएगा यानी कंटिन्यूसली क्या चलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या हुआ, माइटोसिस, सबसे पहला माइटोसिस या 1 मैंने यही इंडिकेट करने के लिए रखा है कि आप लोगों को याद रहना चाहिए, आप लोगों को स्टूडेंट्स ये याद रहना चाहिए कि एक फंक्शनल मेगास्पोर जब फाइनली एक एम्ब्रियो सैक का जब एक फंक्शनल मेगास्पोर जब एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर चुकी होती है तब वो कितनी बार माइटोसिस शो करती है, ये नंबर आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे नंबर्स को इंडिकेट किया है, तो ध्यान रखिएगा। इसी वजह से 1 2 3 भी लिखा है कितनी बार माइटोसिस हुआ है। तो पहली बार कहाँ, यहाँ माइटोसिस हो रहा है। फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस क्या शो करेगा, माइटोसिस शो करेगा, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस था, अब उसने क्या किया, अब उसने माइटोसिस किया, तो उससे एक न्यूक्लियस से कितने, 2 न्यूक्लियस बन गए, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी आप देखिए 2 न्यूक्लियस आपको बीच में दिखेंगे। नोटिस कीजिए मैंने ऊपर और नीचे क्या बना रखा है, मैंने एरो बना रखे हैं। इसका क्या मतलब है, एक न्यूक्लियस ऊपर वाले पोल की तरफ चला जाएगा और एक नीचे वाले पोल की तरफ चला जाएगा, और इसी को मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, राइट। यानी अब एक सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस दिखेंगे और प्लॉइडी में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब भी इनकी प्लॉइडी क्या रहेंगी, ये भी एन रहेगा और ये भी एन रहेगा, क्यों, क्योंकि माइटोसिस ही हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस दोनों क्या शो करेंगे, माइटोसिस शो करेंगे, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा, अभी भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, इसके जस्ट बाद में नहीं होगा। तो आपने क्या फोकस करना है, यहाँ पे मैंने नंबर 2 लिखा है। नंबर 2 मतलब माइटोसिस दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि माइटोसिस दूसरी बार हो रहा है इसीलिए मैंने यहाँ नंबर 2 लिखा है, और आपको ये बात नोटिस करनी है, ध्यान रखनी है। तो अब इस सेल का ये न्यूक्लियस भी माइटोसिस शो करेगा, यानी कैरियोकाइनेसिस करेगा, और ये भी कैरियोकाइनेसिस करेगा, और इससे क्या फॉर्म होंगे, इससे भी 2 न्यूक्लियस और इससे भी 2 न्यूक्लियस। तो आपको नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे भी 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे होंगे, यहाँ भी 2, और प्लॉइडी अगेन दोनों के एन और ये एन ही है, तो आपको प्लॉइडी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नोटिस कीजिएगा, अब तीसरी बार माइटोसिस होगा। तीसरी बार माइटोसिस किसमें होगा, ये इस सेल के अंदर मौजूद जो 4 न्यूक्लियाई हैं, इस सेल के अंदर मौजूद जो 4 न्यूक्लियाई हैं या जो 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, अब वो सब के सब क्या शो करेंगे, वो माइटोसिस शो करेंगे, यानी कि इनका कैरियोकाइनेसिस होगा। और देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पे ये 1 2 बनाएगा, यानी कि 2 न्यूक्लियस यहाँ पे कितने, 4 बनाएंगे, यहाँ भी 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियर बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ भी आपको क्या 1 2 3 4 न्यूक्लियर नजर आ रहे हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 न्यूक्लियर नजर आ रहे हैं। रिजल्ट किसका है, ये माइटोसिस का है। यहाँ भी नोटिस कीजिए मैंने आपको क्या दिखा रखे हैं, 2 एरोस दिखा रखे हैं। इसका क्या मतलब है, यानी ऊपर वाले पोल से भी एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा और नीचे वाले पोल में से भी एक न्यूक्लियस सेंटर में आएंगे, यानी ऊपर और नीचे दोनों जो पोल्स है इन दोनों से एक
एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद फाइनली जाके क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब ऊपर आपने नोटिस किया होगा ये पहली बार माइटोसिस, ये दूसरी बार माइटोसिस, उसके बाद में ये तीसरी बार माइटोसिस, यानी कि 3 बार माइटोसिस हुआ लेकिन कंटिन्यूअसली कैरियोकाइनेसिस हुआ था, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ था। साइटोकाइनेसिस अब जाके होगा यहाँ पर। जब साइटोकाइनेसिस कब होता है, साइटोकाइनेसिस तब होता है जब एक सेल के अंदर पूरे के पूरे 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो चुके होते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, साइटोकाइनेसिस कब होगा, जब एक सेल के अंदर पूरे 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो चुका होता है। तो साइटोकाइनेसिस होने के बाद में अब आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा नजर आता है और इसी को ही फाइनली क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। तो ये जो बना है इसको क्या कहते हैं आप, एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक क्या है, ये एम्ब्रियो सैक इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। कब कहते हैं, जब एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियाई बन चुके होते हैं, है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ 3 साइटोकाइनेसिस। 3 बार साइटोकाइनेसिस होने के बाद जब 8 न्यूक्लियाई बन चुके होते हैं और उनमें साइटोकाइनेसिस हो चुका होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है होता है, तब जाके उसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि फाइनली अब यहाँ जाके किसका फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट का। चलिए अब इस डायग्राम की भी हम लोग डिटेल ले लेते हैं। डिटेल में सबसे पहले पोजीशन क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। ये वाला जो पोल है वो कौन सा है, वो चालेजल एंड है। नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एंड को ध्यान रखना है क्योंकि इस एंड की तरफ कुछ सेल्स आपको नजर आ रही होंगी और इस एंड की तरफ भी आपको कुछ सेल्स नजर आ रही होंगी और ये सेल्स अलग हैं और ये अलग हैं। तो आपको इन एंड्स का ध्यान रखना जरूरी है और ये फिक्स ही रहता है। चालेजल एंड की तरफ जो सेल्स बनती है उनको एंटीपोडल्स ही कहते हैं और माइक्रोपाइलर की तरफ जो बनती है उनको सिनर्जिड्स ही कहा जाता है। ये कभी भी एक्सचेंज नहीं होता है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये फैक्ट है और आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर वाला एंड क्या है, ऊपर वाला एंड हमारा चालेजल एंड है। ये जो चालेजल एंड है इसकी तरफ 3 आपको सेल्स नजर आ रही होंगी। ये तीनों के तीनों जो सेल्स हैं वो क्या है, ये तीनों की तीनों सेल्स को कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं इन्हें, एंटीपोडल सेल्स। और एंटीपोडल सेल्स कौन सी एंड की तरफ होती हैं, ये होती हैं चालेजा की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, सेंटर में आपको 2 न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, राइट। सेंटर में आपको 2 न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। इन 2 न्यूक्लियाई को क्या कहा जाता है, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। नॉट टू कंफ्यूज, यहाँ देखें कंफ्यूजन ना नहीं होना चाहिए। ये पोलर न्यूक्लियाई कौन से हैं, ये वही हैं। देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था इस डायग्राम में कि नीचे वाले पोल से भी एक न्यूक्लियस बीच में आएगा और ऊपर से भी एक बीच में। अल्टीमेटली फाइनली आपको सेंटर के अंदर 2 न्यूक्लियाई नजर आएंगे। तो जो न्यूक्लियाई सेंटर में आ चुके होते हैं उनको ही पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई किन्हें कहते हैं, उन न्यूक्लियाई को, उन 2 न्यूक्लियाई को जो सेंटर में मौजूद होते हैं। इन पोलर न्यूक्लियाई जिस सेल में मौजूद होते हैं उस सेल को क्या कहा जाता है, सेंट्रल सेल। नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर 3 सेल ऊपर थी, ठीक है, जिन्हें एंटीपोडल सेल्स का, एंटीपोडल सेल्स है। फिर बीच में आपको जो इतना बड़ा खाली पोर्शन नजर आ रहा है ये भी सेल है, ये भी सेल। ये कोई खाली स्पेस नहीं है, मतलब ये कोई ए सेल्यूलर स्पेस जैसा नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है। स्टूडेंट्स आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, राइट। इनफैक्ट कहूं तो पूरे के पूरे इस एम्ब्रियो सैक के अंदर सबसे बड़ा सेल यही होता है जिसे सेंट्रल सेल कहा जाता है। तो ये कोई खाली स्पेस नहीं है, ये कोई ए सेल्यूलर स्पेस नहीं है, ये भी सेल्यूलर है, यानी ये एक सेल है। और इस सेल को क्या कहा जाता है, इस सेल को सेंट्रल सेल कहा जाता है। इस सेल को यहां से दिखा, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा जो भी पोर्शन आपको ऐसे खाली खाली सा नजर आ रहा है, एम्प्टी सा नजर आ रहा है, इस पूरे के पूरे पोर्शन को मैंने क्या नाम दिया है, सेंट्रल सेल कहा है। इस पूरे पोर्शन को मैंने सेंट्रल सेल कहा है। और इस पूरे के पूरे खाली पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है एक्चुअली में ये सेल है, राइट। और इसको क्या नाम दिया जाता है, सेंट्रल सेल कहा जाता है। और इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर सबसे बड़ा सेल बीच में होता है जिसे सेंट्रल सेल कहा जाता है और इसी सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं।
नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको माइक्रोपाइलर एंड, ये यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको दो सेल्स नजर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों जो सेल्स हैं इनको क्या कहा जाता है, इन्हें सिनर्जिड्स कहा जाता है। और इनके ऊपर ये पिंक कलर की बाउंड्री से जो आपको नजर आ रहा होगा, आई होप आपको पिंक कलर ही दिख रहा हो, अगर नहीं भी दिख रहा है तो भी मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है इसे क्या कहेंगे, इसे एग सेल कहेंगे। यस स्टूडेंट्स, एग कहना यानी कि यही हमारा फीमेल गैमेट है। ये पूरी स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ रहे हैं, हम क्यों एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे हैं, क्योंकि फाइनली हमें कहाँ पहुंचना है, हमें फीमेल गैमेट तक पहुंचना है। क्योंकि बिना गैमेट की फॉर्मेशन हुए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवा सकते, किसमें, एंजियोस्पर्म्स में, राइट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो हमें अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ था, हमें अल्टीमेटली पहुंचना था फीमेल गैमेट तक। और फीमेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट एग सेल है और ये यहाँ पे मौजूद। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। तो ये दोनों माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये दोनों जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, इन दोनों सेल्स को क्या कहा जाता है, इन दोनों सेल्स को क्या कहा जाता है, सिनर्जिड्स कहा जाता है। ये दोनों सेल्स का क्या है, सिनर्जिड्स है। और ये वाली जो सेल है इसे एग सेल कहते हैं, एग सेल यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी होगी स्टूडेंट्स, ये भी अक्सर पूछी जाती है कि ये जो एग है ना, एग या एग सेल या फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट एक ही बात है, चाहे आप एग कह लें, चाहे आप एग सेल कह लें, चाहे आप फीमेल गैमेट कह ले, एक ही बात है। तो ये एग और ये दोनों सिनर्जिड, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है एग अपैरेचस। क्या कहते हैं, एग अपैरेचस। एग अपैरेचस किसे कहा जाता है, एग को और दो सिनर्जिड्स को। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एग अपैरेचस के अंदर 3 सेल मौजूद होते हैं। तीनों में से, तीनों के नाम क्या है, दो तो क्या होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। तो एग अपैरेचस कंप्राइजेस ऑफ 3 सेल, 1 is egg cell and 2 synergids। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो एग अपैरेचस का। तो आप नोटिस कर सकते हैं एग आपको किस तरह नजर आ रहा है, एग आपको एम्ब्रियो सैक के अंदर, एग आपको माइक्रोपाइलर एंड की तरह नजर आता है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान रखना है, प्लॉइडी। चलिए प्लॉइडी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको एन बताया था, यहाँ भी माइटोसिस हुआ है। आपको पता है प्लॉइडी जो है वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ जो जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियाई बने थे सारे के सारे कैसे होंगे, एन ही होंगे। तो यहाँ से यही सेल बनी है, आगे साइटोकाइनेसिस हुआ है इसका। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अब आपको कितने सेल नजर आ रहे हैं, इसके अंदर अब 7 सेल है और 8 न्यूक्लिया है। कैसे है ये अभी हम काउंट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियाई हैं ये सारे के सारे हेप्लॉइड है, राइट। क्यों हेप्लॉइड है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही हेप्लॉइड सेल से की है। हमने स्टार्टिंग किससे की, हमने स्टार्टिंग की है फंक्शनल मेगास्पोर से, जो कि बनी थी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद। और मियोसिस होते ही क्या हो चुका था, उसकी प्लॉइडी चेंज हो चुकी थी, वो एन हो चुकी थी। हमने स्टार्टिंग ही यहाँ से की और इसके बाद में हम कंटिन्यूसली 3 बार माइटोसिस करवाए। इसका मतलब प्लॉइडी एन की एन ही रहनी चाहिए। यहाँ भी जितने भी न्यूक्लियाई हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एन हैं। और यहाँ भी जितने भी न्यूक्लियाई हैं ये सारे के सारे एन हैं। तो नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट, ये एम्ब्रियो सैक अपने आप में पूरा एक स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक में चॉलोजल एंड की तरफ 3 सेल्स हैं, इन तीनों को एंटीपोडल्स कहा जाता है। और ये तीनों के तीनों नेचर में कैसे होते हैं, एन। तो एंटीपोडल्स भी कैसे हैं, एन। एन यानी तीनों के तीनों एंटीपोडल सेल्स हेप्लॉइड है। बीच में देखिए इसको क्या कहा था हमने, सेंट्रल सेल कहा था। इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लिया है जिन्हें पोलर न्यूक्लिया कहा है। इस बात को ध्यान रखना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन करते समय आपको ये बात बिल्कुल नोटिस करनी है कि जो सेंट्रल सेल है, इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इस एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं उसमें केवल सेंट्रल सेल ही ऐसा है जिसके पास 2 न्यूक्लियाई है। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग हैं, यानी कि ये भी एन है और ये भी एन है। और सेंट्रल सेल में क्योंकि ये दोनों मौजूद है, इसका मतलब n + n = 2n आपको नहीं करना है, ऐसा मत करना, राइट। ऐसा ऑप्शन में आपको जरूर दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको उसे टिक नहीं करना है। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं। इन दोनों न्यूक्लियाई को क्या नाम दिया, पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों न्यूक्लियाई
क्या है, ये दोनों न्यूक्लियाई हेप्लॉइड है, ये भी n है और ये भी n है। लेकिन सेंट्रल सेल की अगर आपसे प्लॉइडी पूछी जाए तो आप सेंट्रल सेल की प्लॉइडी को 2n नहीं बताएंगे। सेंट्रल सेल की प्लॉइडी 2n नहीं n ही होती है। n प्लस n इक्वल्स टू आपको 2n नहीं करना है। इसका 2n करने का क्या मतलब हुआ, यानी आपने उसको डिप्लॉइड कर दिया। आपने स्टार्टिंग की थी हेप्लॉइड से, राइट, स्टार्टिंग की थी हेप्लॉइड न्यूक्लियस से और आप कंटिन्यूअसली करवाते जा रहे हैं माइटोसिस, तो आप डिप्लॉइड कभी नहीं बना सकते, ये कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको पोलर न्यूक्लिया या सेंट्रल सेल की पोलैरिटी को n प्लस n लिख सकते हो, लेकिन 2n नहीं मार्क कर, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट देखिए, ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल की, ये सेंट्रल सेल है और सेंट्रल सेल की प्लॉइडी जो है आपको n प्लस n कह सकते हो, लेकिन 2n आपको नहीं बोलना है, ये हेप्लॉइड ही रहेगा। दोनों न्यूक्लियस इसके हेप्लॉइड ही है, अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, एग सेल है। अब एग सेल की प्लॉइडी क्या होगी, एग सेल की प्लॉइडी भी क्या रहेगी, n ही रहेगी। तो आपको एग सेल को भी क्या मानना है, एग सेल को भी आप n माने। नेक्स्ट देखिए, दोनों सिनर्जिड्स है, ये दोनों सिनर्जिड्स भी प्लॉइडी में कैसे हैं, n ही है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लॉइडी बेहद इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल सेल की प्लॉइडी को 2n मत लिखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स आपको मौजूद हैं, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं वो नेचर में कैसे हैं, हेप्लॉइड हैं। चलिए अब हम सेल्स काउंट कर लेते हैं। एंटीपोडल्स कितने हैं, 1 2 3, यानी चल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल्स हैं, राइट। फिर देखिए सेंट्रल सेल एक सेल है यानी 4। अब नेक्स्ट देखिए, एग अपने आप में एक सेल है, तो कितने हुए, 5 सेल, और ये सिनर्जिड्स 2 है, तो टोटल कितने हुए, टोटल 7 सेल हो गए। लेकिन न्यूक्लियाई देखें तो इसमें कितने न्यूक्लियाई हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं। क्यों, क्योंकि अकेले सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई आ चुके हैं। तो 3 एंटीपोडल, एक सेंट्रल सेल यानी कि 4 सेल, फिर एक एग सेल यानी कि 5 सेल और 2 सिनर्जिड्स यानी कि टोटल 7 सेल एग्जिस्ट करते हैं एक एम्ब्रियो सैक में, लेकिन न्यूक्लियाई टोटल 8 होते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो एम्ब्रियो सैक के लिए क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, राइट। ये क्वेश्चन आपके से बार बार पूछा जाएगा कि एम्ब्रियो सैक कैसा होता है। एम्ब्रियो सैक अपने आप में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इट इज अ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, राइट। आई होप आपको यहाँ जो भी लिखा है वो समझ आया हो। एक चीज और देखिएगा, ये जो सिनर्जिड्स है, इन सिनर्जिड्स के अंदर एक और चीज पाई जाती है जिसे फिलीफॉर्म अपैरेचस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या रोल होता है ये अभी हम कुछ समय के बाद आपसे डिस्कस करूंगी। कुछ समय के बाद में मैं आपको एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई, ये सेंट्रल सेल, एग सेल, सिनर्जिड, इन सब के फिलीफॉर्म अपैरेचस, इन सब की फंक्शन आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, लेकिन कुछ समय बाद में। नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो फिलीफॉर्म अपैरेचस है वो कहाँ है, फिलीफॉर्म अपैरेचस आपको सिनर्जिड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो फिलीफॉर्म अपैरेचस आर फाउंड इन सिनर्जिड्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको समझ आया हो। यहाँ हमने क्या पढ़ा है, हमने डेवलपमेंट पढ़ा था किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का, जिसे एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। और स्टार्टिंग कैसे होता है इसका डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एक मेगास्पोर से, जो कि नेचर में कैसी होती है, नेचर में ये होती है एन, राइट, एन होती है, एन यानी कि हेप्लॉइड होती है, क्योंकि ये मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस करके बनी होती है, राइट। और बार बार 3 बार माइटोसिस होने के बाद, 3 बार कैरियोकाइनेसिस के बाद में फाइनली साइटोकाइनेसिस होता है और जाकर आपको एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक मिलता है। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया हो। एक और चीज मैं आपको इसके अंदर बता देना चाहूंगी स्टूडेंट्स, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, राइट, ये जो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है, इसे मोनोस्पोरिक कहा जाता है। मोनोस्पोरिक भी कहा जाता है और इसे पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। तो ये क्या कंसेप्ट है, आप पढ़ेंगे ऐसे वर्ड्स कि ये जो एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है, ये जो एम्ब्रियो सैक है ये पॉलीगोनम टाइप है या फिर ये जो एम्ब्रियो सैक है वो मोनोस्पोरिक टाइप है। तो इसका क्या मतलब है, तो ठीक से सुनिएगा स्टूडेंट्स। एक्चुअली कंसेप्ट क्या है कि जो पंचम माहेश्वरी नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट है, पंचम माहेश्वरी सर ने क्या किया, इन्होंने
अलग अलग प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो एम्ब्रियो सैक है इन सबको क्लासिफाई किया, राइट, इन्हें कैटेगराइज करके इन्हें क्लासिफाई कर दिया। तो पंचम माहेश्वरी सर का जो ये क्लासिफिकेशन है, किसका क्लासिफिकेशन पंचम माहेश्वरी सर का है, और किसको करना है क्लासिफाई, एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक को इन्होंने क्लासिफाई किया, और ये जो क्लासिफिकेशन है इसका बेसिस क्या था, इसका बेसिस ये था कि एक एम्ब्रियो सैक यानी कि ये एक एम्ब्रियो सैक के बनने के लिए कितने मेगास्पोर के न्यूक्लियाई रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, और ये क्या है, इसका मेगास्पोर का न्यूक्लियाई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने, ठीक है सुनिएगा स्टूडेंट्स, बेसिस क्या है इस क्लासिफिकेशन का कि कितने मेगास्पोर के न्यूक्लियाई रिक्वायर्ड हैं एक एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए। तो इन्होंने इस तरीके से 3 क्लासिफिकेशन दिए इसके, राइट, या 3 अलग अलग टाइप के एम्ब्रियो सैक बताइए, ये ज्यादा बेटर रहेगा बोलना कि इस क्लासिफिकेशन जो पंचम माहेश्वरी सर ने दिया, उन्होंने एम्ब्रियो सैक को 3 कैटेगरीज में बांट दिया, 3 कैटेगरीज में बांट दिया, और ये कैटेगरीज का बेसिस क्या था कि कितने मेगा स्पोर के न्यूक्लियाई, कितने मेगा स्पोर के न्यूक्लियाई लगेंगे एक एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए। तो 3 कैटेगरीज क्या थी इनकी, एक को उन्होंने क्या नाम दिया, मोनोस्पोर, दूसरे को बाइस्पोरिक, और तीसरे को टेट्रास्पोरिक, राइट। तो इन्होंने ये 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई एम्ब्रियो सैक की, जिसमें पहले का कैटेगरी का नाम क्या था, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, दूसरा बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, और तीसरा टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सुन लीजिएगा एक बार, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक किसे कहा जाता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक उस एम्ब्रियो सैक को कहा जाता है जिसका डेवलपमेंट एक सिंगल मेगास्पोर के न्यूक्लियाई से हो, एक सिंगल यानी कि एक सिंगल मेगास्पोर का न्यूक्लियस, यानी कि एक सिंगल मेगास्पोर का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा पूरे एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करने के लिए। और अगर आप ठीक से नोटिस करें तो हमने जो डिस्कस किया था वो मोनोस्पोरिक ही है। तो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया या आपके एनसीईआरटी में जो आपको कोर्स में दे रखा है, बुक में दे रखा है, वो कैसा है, वो मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक ही है। तो हम लोग जो बेसिकली पढ़ते हैं वो क्या है, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो हमारा एम्ब्रियो सैक कैसा है, मोनोस्पोरिक है। क्यों, क्योंकि ये एक मेगास्पोर के न्यूक्लियस से ही पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है। और ये जो स्टडी है ये की गई थी, ये जो डेवलपमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, इस डेवलपमेंट को भी किसी न किसी साइंटिस्ट ने पढ़ा है। तो इस डेवलपमेंट को जो सबसे पहले स्टडी किया गया था, या कहें कि सबसे पहले इस्टेब्लिश तरीके से सक्सेसफुली स्टडी किया गया था, वो स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। और जिस प्लांट में किया गया था उसे पॉलीगोनम कहते हैं। और ये जो पॉलीगोनम प्लांट है उसमें भी कैसा देखा जाता है, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक ही देखा जाता है। तो अक्सर मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक को पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। यानी कि आप चाहे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलो, चाहे पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बोलो, एक ही बात है, क्योंकि पॉलीगोनम नाम के प्लांट में मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक ही एग्जिस्ट करता है, राइट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं उनमें से 80%, ठीक से सुनिएगा स्टूडेंट, 80% फ्लावरिंग प्लांट में इसी टाइप का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। यानी कि 80% एंजियोस्पर्म, 80% फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, या यूं कहें पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी कि ये वाला ही एग्जिस्ट करता है। और बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का क्या कंसेप्ट है, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक मतलब 2 मेगास्पोर के न्यूक्लियाई, 2 मेगास्पोर के न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेंगे एक एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए। यहाँ पर एक ही करा है, ऐसे 2 पार्टिसिपेट करेंगे, राइट, यानी कि 3 उसमें डीजनरेट नहीं होंगे। और नेक्स्ट है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक का क्या मतलब है, यानी कि चारों के चारों मेगास्पोर के न्यूक्लियाई, चारों के चारों मेगास्पोर के न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेंगे एक एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के लिए। तो मैं फिर से बता देती हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि 4 मेगास्पोर के न्यूक्लियाई, 4 मेगास्पोर के न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेंगे ये वाले। यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि चारों के चारों यहाँ पे 3 के 3 डीजनरेट नहीं होंगे। मोनोस्पोरिक में तो 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही मेगास्पोर काम करती है। तो जो टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होगा उसमें
कोई भी मेगास्पोर जो है वो डीजेनरेट नहीं होगी, बल्कि चारों के चारों फंक्शनल रहेंगी और इन चारों मेगास्पोर के न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेंगे एक एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए। इसी को क्या कहा जाता है? टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन पंचम माहेश्वरी सर का समझ में आया हो। अब मैं आप लोगों के साथ में इस एम्ब्रियो सैक के हर एक एक सेल का काम और फंक्शन डिस्कस करूंगी। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस एम्ब्रियो सैक वाले स्ट्रक्चर में मौजूद जो सेल्स है उनसे रिलेटेड है और आपसे अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, जिनको डिस्कस करना जरूरी है। देखिएगा, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या लिखा है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। मैंने यहाँ लिखा है सिनर्जिड्स को और नाम भी है सिनर्जिड्स के जिनसे सिनर्जिड्स को जाना जाता है, दैट इज हेल्पर सेल, और एक और नाम है कोऑपरेटिव सेल। तो सिनर्जिड को हेल्पर सेल या कोऑपरेटिव सेल भी कहा जाता है। और इसका कारण क्या है? देखिए, सिनर्जिड को आप हेल्पर सेल कह रहे हैं, कोऑपरेटिव सेल कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो कोऑपरेट कर रही है या हेल्प कर रही है, राइट? तभी इसका ये नाम दिया गया है। तो अब सवाल ये बनता है कि ये किस चीज के लिए कोऑपरेट या किस चीज की हेल्प कर रही है? तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सैक के अंदर यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट में कौन बन गया है? फीमेल गैमेट, दैट इज द एग सेल, राइट? और हमें पता है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूज होना, राइट? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब गैमेट्स का फ्यूजन होना और एज अ रिजल्ट उससे एक नई प्रोजेनी का प्रोडक्शन होना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए गैमेट्स का फ्यूज होना जरूरी है, यानी कि उनका फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। तो और फर्टिलाइजेशन होने के लिए इन दोनों का मिलना जरूरी है, किसका? मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। ठीक है, सुनिएगा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से कि हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट के पास आता है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, राइट? फीमेल गैमेट मेल गैमेट के पास नहीं जाता, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आता है। तो याद करने की कोशिश कीजिए, मेल गैमेट कहाँ है हमारा? पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन जैसे ही आकर लैंड करता है किस पे? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा किसका पार्ट है? कार्पेल का। और कार्पेल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जैसे ही पोलन ग्रेन आके लैंड करता है स्टिग्मा पर, वहां वो जर्मिनेट करता है और पोलन ट्यूब की जो एक्साइन लेयर है वो पोलन ग्रेन का जो इंटाइन वाली लेयर है, पोलन ग्रेन की जो इंटाइन लेयर है वो फॉर्मेशन करती है किसका? पोलन ट्यूब का। कहाँ? स्टाइल में। किसकी स्टाइल किसका पार्ट है? कार्पल का पार्ट है। तो जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होता है और पोलन ग्रेन की इंटाइन लेयर से किसका फॉर्मेशन होता है? पोलन ट्यूब का। और उस पोलन ट्यूब के अंदर कौन मौजूद होते हैं? उस पोलन ट्यूब में मौजूद होते हैं मेल गैमेट्स। अब पोलन ट्यूब में जो ये मेल गैमेट्स है इनका कहाँ पहुंचना जरूरी है? एम्ब्रियो सैक में, राइट? क्योंकि पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स है और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के लिए इन दोनों का मिलना जरूरी है, इन दोनों का पास आना जरूरी है। तो इसका मतलब पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक तक ले जाना जरूरी है, तभी तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो पाएंगे। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स यही फंक्शन होता है किसका? सिनर्जिड्स का। सिनर्जिड्स को हेल्पर सेल और कोऑपरेटिव सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? मेल और फीमेल गैमेट के मिलने में, यानी कि दोनों के पास आने में, करीब आने में। तब जाके जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट पास में आएंगे तभी उनमें फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो सिनर्जिड्स एक्चुअली करते क्या हैं? सिनर्जिड्स एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। उस केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करने की वजह से क्या होता है? सिनर्जिड्स एक्चुअली पोलन ट्यूब की ग्रोथ को अट्रैक्ट करते हैं या पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं एम्ब्रियो सैक की तरह, राइट? तो यानी कि ये सिनर्जिड्स ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब ग्रो करती हुई सिनर्जिड तक पहुंच जाती है। फिर वाया सिनर्जिड ही ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है, तो यानी कि सिनर्जिड क्या कर रहे हैं? सिनर्जिड हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, किसके लिए? मेल और फीमेल गैमेट को पास लाने के लिए। तो
ये सिनर्जिड केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब ग्रो करके कहाँ तक, पोलन ट्यूब ग्रो करके सिनर्जिड्स तक पहुंचती है और वाया सिनर्जिड ही ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी। तो यहाँ पे दो सिनर्जिड्स है स्टूडेंट, किसी एक सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब ग्रो कर जाती है। जैसे ही पोलन ट्यूब किसी एक सिनर्जिड के अंदर आती है, जो सिनर्जिड होता है वो बर्स्ट हो जाता है। पोलन ट्यूब, एक तो बात ये है कि पोलन ट्यूब भी बर्स्ट होती है और उसमें से गैमेट्स रिलीज होते हैं। इसके साथ साथ में एक सिनर्जिड जिसके अंदर ये पोलन ट्यूब एंटर हुई है वो भी डीजनरेट कर जाता है। तो पोलन, ये सिनर्जिड ही ऐसा केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे जिससे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी सिनर्जिड तक, और वाया सिनर्जिड ये पोलन ट्यूब अंदर एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा। किसी एक सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब एंटर करेगी, वहां वो बर्स्ट हो जाएगी और मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगी। और ये जो हमारा सिनर्जिड है जिसमें वो पोलन ट्यूब एंटर की थी वो भी डीजनरेट हो जाता है। तो आपको क्या पता है कि सिनर्जिड की मदद से ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में आएगी और सिनर्जिड के अंदर ही रिलीज कर दिए जाएंगे कौन, मेल गैमेट्स। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अच्छा इसी पॉइंट को डिटेल देख लेते हैं। यही चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की वही मैंने लिखी है, ध्यान दीजिएगा। सिनर्जिड्स सिक्रीट केमिकल टू डायरेक्ट pollen tube growth inside embryo sac with the help of filiform apparatus। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इन सिनर्जिड्स के अंदर ये देखिए, ये दोनों सिनर्जिड्स हैं। इन सिनर्जिड्स के अंदर मैंने पिंक कलर से आपको क्या दिखा रखी है, फिलिफॉर्म अपैरेटस। तो ये सिनर्जिड्स के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, सिनर्जिड्स के अंदर माइक्रोपाइलर एंड्स की तरफ कौन है, ये फिलिफॉर्म अपैरेटस है। फिलिफॉर्म अपैरेटस एक्चुअली देखने में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह नजर आता है, यानी उंगली में जैसे हमारे इस हाथ, मेरे इस हाथ के अंदर जैसे आपको मेरी फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल इसी टाइप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कौन, ये फिलिफॉर्म अपैरेटस। और अगर इनके केमिकल नेचर की बात करूं तो ये एक्चुअली में बने होते हैं किसके, माइक्रोफाइब्रिल्स के। तो यानी इन हर एक, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसकी हर एक फिंगर जो है वो अंदर से किसकी बनी है, माइक्रोफाइब्रिल्स की बनी है। तो इन फिलिफॉर्म अपैरेटस का काम क्या होता है, ये फिलिफॉर्म अपैरेटस इन सिनर्जिड्स को हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक की तरफ ग्रो करने के लिए। तो सिनर्जिड्स जो सिनर्जिड्स हैं वो फिलिफॉर्म अपैरेटस की मदद से पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वहां से पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर सके वाया सिनर्जिड्स। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन एग एंड सिनर्जिड्स। इसका क्या मतलब है, ये जो एग है यहाँ देखिएगा, ये रहा एग सेल और ये है हमारे सिनर्जिड्स। तो इन सिनर्जिड्स और इन एग सेल के बीच में कौन मौजूद होता है, इन सिनर्जिड्स और एग सेल के बीच में मौजूद होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। और आपको पता है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन मतलब ये सेल टू सेल कनेक्शन होते हैं या यूं कहूं कि लिविंग कनेक्शन होते हैं। यानी ये प्लाज्मोडेस्माटा दो अलग अलग टाइप की या दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। तो यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन प्रेजेंट होता है इन प्लाज्मोडेस्माटा और एग सेल के बीच में। तो और इसके रिक्वायरमेंट क्यों है, ऑब्वियसली आपको अभी मैंने बताया कि सिनर्जिड्स के अंदर कौन रिलीज किए जाएंगे, सिनर्जिड्स के अंदर रिलीज किए जाएंगे मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब आके इसमें बस्ट हो जाएगी और कौन रिलीज कर दिए जाएंगे, मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स को फाइनली कहां पहुंचाना है, मेल गैमेट्स को आपको पहुंचाना है एग सेल तक, क्योंकि एग सेल हमारा मोटाइल नहीं है, वहां तक आपको मेल गैमेट्स को ले जाना पड़ेगा। और एक और बात, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर तो मेल गैमेट्स भी नॉन मोटाइल है। ऐसा नहीं सिर्फ एग सेल, मेल गैमेट्स या यूं कहूं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो जो मेल गैमेट्स, ध्यान सुनिएगा, जो मेल गैमेट्स रिलीज किए गए कहां पर, सिनर्जिड्स के अंदर, किसके द्वारा, पोलन ट्यूब के द्वारा। तो ये जो मेल गैमेट्स है वाया प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन कहां पहुंचा दिए जाएंगे, फीमेल गैमेट यानी कि एग के पास में। और जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे कौन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि एग, जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे इनमें क्या हो जाएगा, फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन
टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस। सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था, सेंट्रल सेल के बारे में बताया था। ये हमारी सेंट्रल सेल है, इस एम्ब्रियो सैक की सबसे लार्जेस्ट सेल है। तो ये जो सेंट्रल सेल है इसमें दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, दोनों हेप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं और इनको क्या कहा था मैंने, पोलर न्यूक्लियाई। तो ठीक सुनिएगा, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से जस्ट पहले, मेल गैमेट और एग सेल के फ्यूज होने से जस्ट पहले एक और फिनोमिनन होता है। उसमें क्या होता है, इसमें ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंट्रल सेल में पाए जा रहे हैं, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई N और N थे और अब ये दोनों मिलके एक न्यूक्लियस बना देते हैं, और वो जो न्यूक्लियस है उसे क्या नाम दिया गया है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या एक और नाम है इसका डेफिनेटिव न्यूक्लियस। क्या लिखा है मैंने यहाँ, सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियस। ध्यान आपको क्या देना है स्टूडेंट्स, जब ये पोलर न्यूक्लियाई थे तब ये दोनों अलग अलग थे और N थे, दोनों हेप्लॉइड थे। लेकिन जैसे ही इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाता है तो ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई हैं अब फ्यूज होने के बाद में 2N न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कंसेप्ट को, मिस्टेक मत कीजिएगा आंसर लगाते समय क्वेश्चन में, कि ये जो आपको प्लॉइडी है ना, फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले तक की मानिए, फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले ही ये दोनों पोलर न्यूक्लियर फ्यूज होके 2N न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। उस समय आपको आंसर 2N देना है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन का कोई केस ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप प्लॉइडी सेंट्रल सेल की डिप्लॉइड यानी 2N नहीं मानेंगे, उसे हेप्लॉइड ही मानेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ये दोनों न्यूक्लियाई मिलके फ्यूज होके 2N न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कब करते हैं, यानी कि एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कब करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। इस कंसेप्ट का ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले ये दोनों हेप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट हो, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो एम्ब्रियो सैक का या फीमेल गैमेटोफाइट का जो पूरा डेवलपमेंट है ये आपको डिटेल में समझ में आया हो। और मैंने हर एक पॉइंट को इसमें डिस्कस करने की कोशिश की। अगर फिर भी इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने नहीं डिस्कस किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको लेकर भी वीडियो बना दूंगी। बाकी NCERT के अंदर जो दिया है, नीट में जो पूछा जाना है, इनफैक्ट एम्स में भी जितना पूछा जाना है, ये सब कुछ मैंने इसमें कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो।